अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और लेक्चर सुन रहे होंगे आप और लेक्चर्स की समझ भी आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही तो आप जो मेरे से पूछ लेते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं पूछ रहे काइंडली अगर नहीं आ रही तो खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी पूछ लिया करें, ठीक है। और असाइनमेंट्स मुझे मिल गई हैं, कदीर की मिल गई है, मुझे ज़रगुल की मिल गई है और मुकद्दस की मिल गई है और बाकी भी मुझे सेंड कर दें असाइनमेंट, ठीक है, जिनकी मुझे नहीं मिली है असाइनमेंट। हो सकता है किसी एक दो बच्चे की और भी हो, लेकिन अगर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी मुझे नहीं मिली, ठीक है। अच्छा सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ लेक्चर। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 है, असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर जिस तरह कंटेंट है, मैंने जो कंटेंट डाला है क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ना है हमने, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हो सकता है 2-3 टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड हो, मे बी 2 के ऊपर हो लेकिन 3 के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह इस टॉपिक को हमने लेकर चलना है। कंटेंट मैंने पूरे ही टॉपिक के इकट्ठे डाल दिए हैं, लेकिन इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेक्चर आउटलाइन देखें तो असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज जो कि हमारा टॉपिक है, और इसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि यूज़ होंगी, मतलब कंटिन्यूली जो यूज़ होंगी उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। फिर हम रजिस्टेड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ द मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर रेंज, ठीक है, ये टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और टेक्निक्स क्या है रजिस्टेड एक्सरसाइजेस की, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड यही है, वो तो आउटलाइन थी। अच्छा, इसमें ना हमें ये खैर मैंने ये चीज़ें तो आपको पहले भी बता दी हैं कि रेपिटेशन मैक्सिमम, रेपिटेशन यानी कि एक सिंपल वर्ड रेपिटेशन और रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होता है, इंटेंसिटी क्या है, रिकवरी पीरियड क्या है, ठीक है, और उसमें क्या है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, ये क्या है, ये मैंने वैसे चीज़ें बताई हुई हैं आपको। और रिपीटिशन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स यू रिपीट स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है। और रिपीटिशन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशंस एट ए गिवन वेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 10 kg वेट है और उसमें हमने मैक्सिमम रिपीटिशन की है, ठीक है, एक गिवन वेट के ऊपर। गिवन वेट अब आपका कोई सा भी हो सकता है, वो 5 kgs भी हो सकता है, 2 kgs भी हो सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल 10 kgs से दी है, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वेट और रेजिस्टेंस लिफ्टेड, कि आप अब देखें 10 kg है तो ये जो अमाउंट ऑफ वेट और रेजिस्टेंस जो है वो वही उसकी इंटेंसिटी होगी ना। ज़्यादा अगर वेट है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इस तरह से। रिकवरी पीरियड क्या है, जो इन रेपिटिशंस के दरमियान में जो ये जो रेस्ट इंटरवल है ना, दिस इज एक्चुअली द रिकवरी पीरियड, ठीक है। और 1 रेपिटिशन मैक्सिमम ये क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच यू कैन लिफ्ट फॉर 1 रेपिटिशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। 10 kg वेट को एक दफ़ा में उठाना है, दिस इज 1 रेपिटिशन मैक्सिमम, ठीक है। व्हेन यू डिटरमिन योर 1 रेपिटिशन मैक्सिमम यू कैन यूज परसेंटेज ऑफ दिस टू फिगर आउट हाउ मच वेट टू यूज फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये तो खैर इस वाली चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने ये कहा हुआ है कि इस तरह आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सरसाइज के लिए कितनी एक फॉर एग्जांपल एक वेट है जैसे 2 kgs है, उसके लिए मतलब 1 रेपिटिशन मैक्सिमम कितना आपको वो करना पड़े, किस तरह से उठाना पड़ेगा, कैसे है। यू कैन यूज अ परसेंटेज ऑफ दिस टू फिगर आउट हाउ मच वेट टू यूज फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 10 kgs की ना हो, तो आप 1 रेपिटेशन मैक्सिमम क्या करेंगे, आप नहीं उठा सकेंगे ना। तो ये इस लिहाज से बताया हुआ है कि इससे आपको पता चल जाता है कि आप कि कितने % आप जो है ना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें आगे जो मैंने बात कही है वो इसने एलेबोरेट कर दी है कि इट्स हार्ड टू लिफ्ट एनफ वेट टू ओनली डू 1 रेपिटेशन विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड पावर, ये तो आपका इसने काइनेसोलॉजी में कभी भी पीछा नहीं छोड़ना। अभी काइनेसोलॉजी पढ़ेंगे आगे, फिर देन बायोमैकेनिक्स आ जाएगी, उसके अंदर फिर ये चीज़ें ये इन्होंने उधर भी पीछा नहीं छोड़ना। फिर थेरेप्यूटिक्स आ जाएगी, उधर भी पीछा नहीं छोड़ना। तो ये तो आपके लिए पूरे सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर तक है ना, ये चीज़ें ये वाली चीज़ें साथ चलेंगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड पावर ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती हैं।
ठीक है। स्ट्रेंथ 1 रिपीटिशन मैक्सिमम, और आपका क्या है कि सिंगल रिपीटिशन, ठीक है, और आपका मैक्सिमम वेट, ठीक है। और एंड्योरेंस पे क्या है, रिपीटिशन होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती एंड्योरेंस के अंदर, ठीक है, और बार रिपीटेटिव मूवमेंट है। और पावर में क्या है, शॉर्टेस्ट इन टाइम इंटरवल में जो आप लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे ही ब्रीफ सा बता दिया, लेकिन इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। एज के ऊपर डिपेंड करते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमिन। अब आपके एक पर्सन का स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड पावर, जाहिर बात है उसकी वो किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब उसका फर्स्ट फैक्टर है एज, कि मेन एंड वुमेन इंक्रीज स्ट्रेंथ थ्रू आउट प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस, पीक एट, जाहिर बात है जब जवान होते हैं तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। आफ्टर एज 25 मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिक्लाइन 1% एनुअली, 1% हर साल आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्लाइन इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की हो रही है, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वॉक, एक्सरसाइज वगैरह, उनकी जो मतलब फिजिकली एक्टिव और फिट रखते हैं अपने आप को, उनकी ठीक रहेगी। एबल टू रिटार्ड डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स दैट डिटरमिन लेवल्स, यही टॉपिक का अगला है कि और किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। अब अगर आपके मसल फाइबर ज़्यादा होंगे, ये वही कि वो जो क्या उसे कहते हैं, मोटर यूनिट, ठीक है, जितने ज़्यादा आपके मसल फाइबर्स होंगे उतनी रिक्रूट होंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी एक्टिविटी होगी मसल के अंदर। ये हम बात पूरा इसके ऊपर मैंने एनाटॉमी का एक लेक्चर आपका किया था, अगर आपने उसे रिकॉल करें, ठीक है। साइज ऑफ मसल, ठीक है। अब ये साइज ऑफ मसल पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की जैसे एक मसल है, ठीक है, उसे दरमियान से हमने कट कर दिया ऐसे करके कि अब वो मसल इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो जिस तरह काटा है ना दरमियान से हमने, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर यानी कि आपका मसल क्या साइज है, ठीक है, उस हेल्दी है, तो तब क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, फोर्स भी अच्छी प्रोड्यूस करेगा। हाइपरट्रॉफी और क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी होगी। अच्छा, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया में कभी भी ये मिक्स नहीं करना। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल, ठीक है, और हाइपरप्लेजिया क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ जो फाइबर्स हैं वो इंक्रीज करें, दिस इज हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एंड एट्रॉफी डिक्रीज, ये वैसे ही मैंने दो टर्म्स का बता दिया कि हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन मसल साइज एंड एट्रॉफी डिक्रीज इन मसल साइज। अच्छा, उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब क्या है, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है, इनिशियली 8 to 10 वीक्स में इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपके वही न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इंटैक्ट है, सही है बिल्कुल, तो फिर आपकी क्या होगी, उसके ऊपर उस स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस में अगर हम देखें तो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ असिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है ड्यूरिंग अ सिंगल मूवमेंट, ठीक है। आप असिस्ट भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। Whenever it is possible, it is preferable to assisted exercises as it meet the needs of the muscles with great accuracy, ठीक है। और resisted exercises क्या है, the forces of resistance offered to the action of working muscles are artificially and systematically increased to develop power। अच्छा, अब क्या है, resistance हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं ताकि आपकी पावर भी डेवलप हो, इंड्योरेंस भी डेवलप हो, ठीक है। वो यही कह रहा है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर टू द एक्शन ऑफ वर्किंग मसल्स आर आर्टिफिशियली एंड सिस्टमेटिकली इंक्रीज। अब एकदम से नहीं है कि एकदम से ही 10 kg उस पर लगा देंगे उसकी रेजिस्टेंस, नहीं, आप क्या 0.5 से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता 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 इंक्रीज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस में अगर हम देखें क्या है, एन एक्सटर्नल फोर्स मे बी अप्लाइड टू द बॉडी लिवर्स टू अपोज द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स आपके जो मसल पे अप्लाई कर दी जाती है टू अपोज द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्ट ऑपोजिट वे में कर रहे हैं और जो फोर्स है हमने रेजिस्टेंस वो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रेविटी तो हमेशा एक करिए, ग्रेविटी की फोर्स के अलावा की भी फोर्स की बात कर रही हूँ, एक अलावा एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। टेंशन इज इंक्रीज विद द मसल बाय द अपोजिंग फोर्स। अब क्या है, आप मसल आप जैसे फॉर एग्जांपल इन एल्बो फ्लेक्शन यू मूव योर फोर आर्म टू योर आर्म, ठीक है, आप प्रोक्सिमली से मूव करना चाह रहे हैं,
और जब रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो और आप उसके जो खिलाफ मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेंशन मसल में डेवलप हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पावर भी अच्छी हो रही है और हाइपरट्रॉफी। अब जाहिर बात है आप जोर लगा रहे हैं, ठीक है, अंदर से मसल फाइबर्स क्या हैं, ठीक है। अब कैसे ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मसल्स ऐसे मोटे मोटे हुए होते हैं, क्या है ये, हाइपरट्रॉफी है। वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रेजिस्टेंस उठाते हैं, इसकी वजह से उनके मसल का साइज इंक्रीज कर जाता है, फाइबर्स बनते जाती हैं और, ठीक है, मसल फाइबर्स बनेंगे, मोटर यूनिट और रिपीट होंगे इस तरह करके। As the increase in muscular development occurs in response to the increase in intramuscular tension, यही बात मैंने पहले डिस्कस कर दी है। It shows that the application of maximum resistance which will elicit the maximum development, ठीक है। अब जो ही आहिस्ता आहिस्ता आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगी तो जाहिर बात है उतनी ही ज़्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट होगी, मसल उतना ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। The resisting force applied to an isotonic contraction must be, अच्छा ये जो है ना आइसोटोनिक रेजिस्टेंस के आगे टाइप हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर करूंगी। आइसोटोनिक रेजिस्टेंस है, फिर आइसो, ये दो आपकी बुक में जो आप फॉलो कर रही हैं उसके अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इधर पेपर्स में नंबर हासिल करने के लिए ही नहीं सिर्फ पढ़ रहे, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। और अब जो ये बच्चे, अब आप सेकंड सेमेस्टर में हो रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे 10th सेमेस्टर तक जाना है और उसके आगे आप MS वगैरह भी करेंगे, तो ठीक है, ये बुकिश नॉलेज इज़ नॉट एनफ नॉलेज। मैंने कभी भी ये वाली जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, मैंने तो इस बुक को फॉलो भी नहीं किया, हमें नहीं करवाई थी ये वाली बुक, ठीक है, ये वाली बुक नहीं फॉलो करवाई थी। और हमारी जो मैम हमें पढ़ा के जाती थी वो हमें बताती भी नहीं थी कि ये कहाँ से है ये, ठीक है, वो हमारी जो है वो होता था कि हम किस तरह से उसे करते होते थे, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे कि भाई ये वाली चीज़ तो मैम बुक में हमें नज़र नहीं आ रही। बुक में क्या, जो मैं बता रही हूँ मेरी बातों को सुने, नेट पर देखें, गूगल पर देखें, ये सब चीज़ें उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अब मैं किसी की भी इस सेमेस्टर में ये बात नहीं सुनूंगी कि जो बच्चे मुझे पहले कहते थे ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, ठीक है, बुक से बाहर भी आपको आना चाहिए, वरना ऐसे थोड़ी आसानी से ये सब चीज़ें हासिल हो जाती हैं, ठीक है। अब ये आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। द रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई टू एन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मस्ट बी सफिशिएंट टू इंक्रीज इंट्रामस्कुलर टेंशन टू द मैक्सिमम। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि आपका मसल मूव कर रहा है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए रेजिस्टिंग फोर्स कि वो जो आइसोटोनिक इंट्रामस्कुलर टेंशन को जो है वो इंक्रीज करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आइसोटोनिक के तो आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इसेंट्रिक होता है, देन कॉन्सेंट्रिक होता है, हम इसमें नहीं अभी जा रहे, मैं आपको वैसे ही अब बता रही हूँ कि जैसे एल्बो फ्लेक्शन है, इसमें तो बाइसेप्स का कॉन्सेंट्रिक वर्क हो रहा है ना। अब क्या है, आप कर रही हैं एल्बो की फ्लेक्शन कर रही हैं और रेजिस्टेंस इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी कि उससे आपको ना मसल के अंदर टेंशन फील हो, मतलब तनाव महसूस हो मसल के अंदर, तो वो बेस्ट होगी, ठीक है। अ मैक्सिमम इंक्रीज इन इंट्रामस्कुलर टेंशन ड्यूरिंग एन आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन is elicited by resistance which is equal to the muscle's ability to maintain the hold, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, और अब मैं ये जो मस्कुलर इंट्रामस्कुलर टेंशन है ये कैसे है, इसकी मैक्सिमम आपको पता चलेगी जब रेजिस्टेंस जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी इक्वल हो कि मसल्स की मसल्स में इतनी एबिलिटी हो कि वो उस रेजिस्टेंस को होल्ड कर सकें। अगर मसल्स की एबिलिटी इतनी नहीं है और रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा है तो आपको टेंशन फील नहीं होगी, ठीक है, ओके। और फैक्टर कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर एफिशिएंसी। अब इसमें 5 फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर एफिशिएंसी में हेल्पफुल हैं, ये बात अभी हम पहले भी कर चुके हैं। पावर है, उसमें इंड्योरेंस है, वॉल्यूम है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्पीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 है ना, पावर, इंड्योरेंस, वॉल्यूम, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एंड कैन बी बिल्ट अप बाय द यूज ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइज। और ये क्या देखें, अब पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, वॉल्यूम, ये रेजिस्टेंस अप्लाइड जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं से ही डेवलप हो सकती है, ठीक है, वैसे नहीं है, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, वॉल्यूम। देखें आप रेजिस्टेंस ज्यादा वेट उठा रहे हैं, रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, आपका साइज भी इंक्रीज होगा मसल्स का, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स का होता है, ठीक है, पावर इंक्रीज होगी, इंड्योरेंस भी जाहिर बात है, इंड्योरेंस हालांकि मैक्सिमम वेट नहीं है लेकिन जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो आप उससे जैसे स्ट्रेंथ में आप मैक्सिमम वेट उठा रही हैं, ठीक है,
और इंड्योरेंस में आपका मिनिमम रेजिस्टेंस है और रिपीटिशन ज़्यादा है, तो जब इतना ज़्यादा वेट उठा लेंगे उसके मुकाबले में एक ज़्यादा रेपिटिशन और कम वेट के साथ वो तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। स्ट्रेंथ जिनकी आ जाएंगे, इंड्योरेंस आ ही जाएगी उनकी। अच्छा, पावर डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच इज कंसिस्टेंट विद द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम इट, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मसल उसे बर्दाश्त भी कर सकें, तो इसीलिए हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ये नहीं है कि एकदम से बंदे को 10 kg आहिस्ता आहिस्ता 0.5 फिर 1 2 3 4 फिर 10 kg पे पहुंच जाएंगे कि मसल उसका ये बर्दाश्त कर रहा है। पावर बिल्ट अप अगेंस्ट अ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ये बात मैंने भी की है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस लो रिपीटिशन एक्सरसाइज। अब रेजिस्टेंस आप बढ़ा रही हैं, जैसे पहले 0.5 आपकी रेजिस्टेंस, आपका 1 kg वेट है और आप 20 रिपीटिशन करवा रहे हैं, फिर आइदा आपने अब आप 2 पे चले गए, फिर आप उसकी 15 करवा रही हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उधर से रिपीटिशन कम करते जा रहे हैं। 10 kg पे चले गए और रिपीटिशन आपने कितनी कर दी? 5 कर दी। ये बेस्ट वे होता है। नंबर ऑफ टाइम्स द मूवमेंट इज रिपीटेड बीइंग रिलेटिवली फ्यू टू अलाउ, यही बात के वो जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस फिर हम कम करते रहते हैं जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, ताकि हम जो है उसके अंदर बेहतरी दे सकें। अच्छा, अ क्वालिटी विच डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस विच इज एसेंशियल फैक्टर। द मेथड यूज्ड इन दिस इज कॉल्ड लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटिशन एक्सरसाइज, जो कि एंड्योरेंस की डेफिनेशन है। क्या होता है इसके अंदर? हम रेजिस्टेंस लो करते हैं, वेट आपको यानी कि कम रेजिस्टेंस होगी और रिपीटिशन क्या हो जाएंगी इसके अंदर? मैक्सिमम हो जाएंगी। अच्छा, वॉल्यूम कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। यूजुअली डेवलप्स इन प्रोपोर्शन टू पावर, ठीक है। अब देखिए पावर इंक्रीज हो रही है तो आपके देखें ना, वो बॉडी बिल्डर्स, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉडी बिल्डर्स की आपने बॉडी देखी होती है, कैसे उसके मसल्स मोटे मोटे होते हैं, पावर ज्यादा होती है, सारा क्या है? वॉल्यूम मसल्स का बेसिकली इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, ऑल्दो इट इज नॉट इनवेरिएबली अ रिलायबल इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ये नहीं है कि कोई से बंदे के, लेकिन अब ये भी नहीं होता टोटली कि एक बंदे के मसल्स मोटे मोटे हैं, वॉल्यूम उनका ज्यादा है और वो इतना उसके अंदर पावर भी इतनी है, जरूरी नहीं होता। बॉडी बिल्डर्स तो एक अलहदा उस चीज में आ जाती है ना, लेकिन वैसे ही मैं एक जनरली कह रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम हो सकता है बेहतर होता जाए उनका, नंबर ऑफ साइज उनका मसल का इंक्रीज होता जाए, लेकिन जरूरी नहीं है पावर उस वक्त आ भी जाए। हो सकता है वॉल्यूम अच्छा हो जाए लेकिन पावर जरा थोड़ी देर से आए। ये देखें, ये बॉडी बिल्डर की मैंने पिक्चर लगाई है। अच्छा, मसल्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंसीडरेबल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट आर नॉट इक्वली पावरफुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर रेंज, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ मसल्स ऐसे हैं विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंसीडरेबल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट। मतलब जैसे कुछ मसल हैं कि वो रेंज ऑफ जो जॉइंट है उसे मतलब कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड रेंज ऑफ मूवमेंट, लेकिन अब ये नहीं है कि वो हर रेंज में उतने ही पावरफुल हो, ठीक है। कैसे? जैसे कि हम आउटर इनर और इस रेंज में बात करते हैं कि ठीक है कि कौन सी रेंज ज़्यादा अच्छी होती है, किस में मसल ज़्यादा, ये मैं को पढ़ाया था ना कि मसल्स कौन सी रेंज के अंदर ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। फिजियोलॉजिकली मसल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ व्हेन दे आर फुली एक्सटेंडेड। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? अब ये मैं रेंज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। ज्यादा स्ट्रेंथ कब वो प्रोड्यूस करते हैं? जब वो फुली एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। वो आउटर रेंज के अंदर रहते हैं, तब वो उनके अंदर क्या है? ज्यादा पावर होती है कि वो स्ट्रेंथ अपनी जो है वो एक्सर्ट कर सकें। इन केस ऑफ सम मसल्स इट इज मोडिफाइड बाय सम मैकेनिकल फैक्टर्स सच एज एंगल ऑफ पुल ऑफ द टेंडन इंसर्शन, ठीक है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ पुल ऑन द लीवर इज ग्रेटेस्ट when the angle of pull approaches a right angle। वो क्या कह रहे हैं कि effect of pull on the lever, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके अंदर देखें अफेक्ट कब उसका मतलब पुल का ज्यादा कब होगा लीवर के ऊपर। लीवर यही जिस तरह बोन है, फलक्रम, ये वाली बात ही थी, ठीक है, कि अफेक्ट कब उसका ज्यादा होगा? जब राइट एंगल पे आपका टेंडन की इंसर्शन होगी तो आपका अफेक्ट ऑफ पुल उस वक्त ज्यादा होगा, ठीक है। ये पूरी मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप उसे रिकॉल करें। फिजियोलॉजिकली द फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर आउटर रेंज बट मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मिड रेंज।
फिजियोलॉजिकली मसल्स के जो देखिए दो चार चीजें चल रही हैं, फिजियोलॉजिकली और होते हैं और मैकेनिकली और है कि हम लोगों ने वैसे ये पढ़ा भी था कि ज्यादा मसल जो वर्क करते हैं वो मिड रेंज के अंदर ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। मैकेनिकली कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मिड रेंज के अंदर, मैकेनिकली यानी कि वर्क कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उनका वर्क। These both factors together overcome the initial inertia at the beginning of the movement। ठीक है, अब मूवमेंट जाहिर बात है पहले हो रही है, इनर्शिया फेस कर रहे हैं ना, मूवमेंट हो रही है, फोर्स भी लग रही है, ठीक है, और मूवमेंट आप करें तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल जो फैक्टर्स हैं, एट द बिगनिंग इनर्शिया फेस करते हैं। फैक्टर्स वेरीज इन डिफरेंट मसल ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज फाउंड टू बी मोस्ट पावरफुल इन द पार्ट ऑफ रेंज इन विच इट इज हैबिचुअली यूज। अच्छा आप देखें जिस तरह हमारी आदत है कि हैबिचुअली यूज यानी कि एक मसल की ना डेवलप हो जाती है, एक किस्म की स्ट्रेंथ या पावर एक चीज में डेवलप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी एल्बो फ्लेक्सर है, मैं अपना बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल आउटर रेंज के अंदर इतने ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन वो मिड रेंज के अंदर ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि मैं उसे मिड रेंज के अंदर ज्यादा यूज कर रही हूँ। मैं अपनी डेली एक्टिविटी में ऐसे काम कर रही हूँ जो कि मिड रेंज में मेरे बाइसेप्स को यूज कर रही है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे शोल्डर फ्लेक्सर्स इन आउटर रेंज, हिप एक्सटेंसर्स इन इनर रेंज, ये एक एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि हम उन्हें उनकी जोन से रेंजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी तरह के वो उनके जो पैटर्न डेवलप हो जाते हैं और उसी में वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कुछ क्यूरीज हों बीच में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बल्कि एक और बात, हो सकता है कल एक लेक्चर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह रेजिस्टेंस आइसोकाइनेटिक और ये करनी है तो उसके अंदर काइनेमेटिक चेन्स भी आएंगी, ठीक है। तो हो सकता है कल मैं उस वाले लेक्चर को रिवाइज करूँ, काइनेमेटिक। तो जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में वो लेक्चर, लेकिन ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, हो सकता है मैं उस लेक्चर को रिवाइज करूँ, तो कल ज़रूर मतलब इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। अगर तो मैंने वो रिवाइज किया, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगी। और जो ही ये एक्टिव मूवमेंट का ख़त्म होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। इसका वो मैं आपको बता दूंगी कैसे मैं टेस्ट लूंगी।